वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर इंटरस्टेट रिलेशंस। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो चैप्टर कंप्लीट करा है वो था हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरस्टेट रिलेशंस। देखो, जो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा वो था हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब कि सेंटर और स्टेट्स के बीच का रिलेशंस। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टेट्स के आपस में क्या रिलेशंस है। मतलब एक स्टेट का एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूपी और महाराष्ट्र का ले लो, तो क्या आपस में क्या रिलेशंस है। ठीक है, तो उन स्टेट्स के रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टेट्स में आपस में क्या रिलेशंस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, अब देखो, इंटर स्टेट रिलेशंस में फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम क्लोज कॉर्पोरेशन बिटवीन। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई सक्सेसफुल फंक्शनिंग करानी है, कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कराना है, ठीक है, इंडियन फेडरल सिस्टम में। इसमें इंडियन फेडरल सिस्टम मतलब कि जिसमें पावर टू ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, जिसमें एक होती है सेंटर के पास और एक होती है स्टेट्स के पास। कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ पावर स्टेट्स के पास। तो अगर आपको इसमें सक्सेसफुल फंक्शनिंग करानी है, कोई भी फंक्शन बहुत ही आराम से एफिशिएंटली कराना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्लोज कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं उनके बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और खाली सेंटर और स्टेट से हो जाएगा? नहीं, सेंटर स्टेट्स के बारे में भी होना चाहिए और साथ ही साथ स्टेट्स के आपस में भी होना चाहिए रिलेशन सही। ठीक है, तभी जाके हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल सक्सेसफुल फंक्शनिंग से हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या बोलते हैं कि जो सेंटर स्टेट्स रिलेशन और जो स्टेट स्टेट रिलेशन है, ये क्या है, इस साइन क्वा नॉन, मतलब विदाउट विच इज नॉट पॉसिबल। अगर इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन नहीं मिला, मतलब कि या तो फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में अच्छा सा रिलेशन नहीं बैठ रखा, या फिर स्टेट्स के बीच में अगर रिलेशन नहीं बैठ रखा, तो हम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी के भी बीच में सही से रिलेशन नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे हमें रिलेशंस पता चलता है स्टेट्स के बीच में। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू द इंटर स्टेट्स रिलेशन, कि भाई स्टेट्स के बीच में ऐसे कौन कौन से रिलेशंस हैं जो होने ही चाहिए जिससे कि सक्सेसफुल फंक्शनिंग हो हमारे फेडरल सिस्टम की। देखो, सबसे पहला एजुकेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अब देखो, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद होने से पहले भी तो जो भारत में जो लड़ाइयाँ होती आई हैं वो पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती आई हैं। ठीक है, आप जितने भी देखो, हमारे एंशियंट हिस्ट्री में भी देख लो आप, तो एंशियंट से टाइम से ही जो हमारे देश में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो पानी को लेकर हो ही रही हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जैसे मगधा ले लो आप, ठीक है, या जितने भी एम्पायर ले लो, मुगल वगैरह सब ले लो, ठीक है, तो ये कहाँ पर बसी हैं? सारी की सारी नदी के किनारे बसी हैं। क्यों? क्योंकि भाई पानी तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए और आपका हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं स्टार्टिंग से ही, वो पानी के किनारे, नदी के किनारे ही बसी हैं। ठीक है, और इसलिए आज भी हमारे देश में क्या देखा जाता है कि पानी को लेकर आज भी दो राज्य आपस में लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, दो राज्य या दो से ज़्यादा राज्य आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक अलग से प्रोविजन बनाया था, जो था एजुकेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, मतलब कि पानी को लेकर जो भी मामले होंगे स्टेट्स के बीच में, उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाई जाएगी, और वो कमीशन चेक करेगी क्या करना है, उसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए अलग ही कमीशन। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए ये कमीशन अलग से बनेगी, जो थी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट काउंसिल। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ये खाली प्रोविजंस बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्रोविजन क्या है, कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल्स। कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब कि दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसा है। अगर मैं एग्जांपल दूं, हम एग्जांपल लेते हैं जैसे यूपी और हरियाणा, यूपी और हरियाणा लेते हैं, चलो ठीक है, यूपी और हरियाणा। अब इन दोनों स्टेट्स के बीच में आपस में रिलेशन कैसा है? ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होगा तो इनके बीच में जो प्रोडक्ट का इंपोर्ट है, आउटपुट है, ठीक है, इंपोर्ट और जो क्या बोलते हैं सामान का आवाजाही भी अच्छी होगी, इनके रेट भी सही होंगे, और क्या बोलते हैं कोई टैक्स भी नहीं लगाएगी स्टेट्स में। मतलब कि कहने की बात यह कि कोऑर्डिनेशन दो स्टेट्स के बीच में अच्छा होना चाहिए। अगर क्या करना है, अगर देश को एक साथ लेके चलना है, देश की होल इंटीग्रिटी को एक साथ लेके चलना है, तो स्टेट्स के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये एक अलग से प्रोविजंस है। ठीक है, तीसरा क्या है, म्यूचुअल रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए, मतलब कि हर एक स्टेट्स को, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूपी है, यूपी हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। यूपी हरियाणा में क्या है कि अगर यूपी हरियाणा की स्टेट्स का, मतलब जितने भी एक्ट्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, अगर उसका सम्मान करेगी यूपी की स्टेट हरियाणा स्टेट वालों की, ठीक है, तो जो हरियाणा स्टेट है वो भी यूपी वाले की रूल्स रेगुलेशन उसका सम्मान करेगी। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि ये है
कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी एक दूसरे के रूल्स और रेगुलेशन का सम्मान करें, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ना जाए, उसका पालन करें, ये चीज़ है। और फोर्थ है आपका फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स, मतलब कि देखो इसमें ट्रेड की बात कर रहे हैं बेसिकली। ट्रेड मतलब कि सामान की आवाजाही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, एक स्टेट है हमारी यूपी और एक स्टेट है हमारी हरियाणा, ठीक है। अब जो यूपी है उसमें एक प्रोडक्ट होता है ए और हरियाणा में भी एक प्रोडक्ट है ए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है। दोनों यहाँ पे कुछ भी ले लो एग्जांपल में, चाहे चीनी ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने ए ले दिया, कुछ भी XYZ कुछ भी ले सकते हो आप, समझाने के लिए समझा रहा हूँ बस। देखो जो ए प्रोडक्ट है वो यूपी में भी होता है और ये ए प्रोडक्ट हरियाणा में भी होता है, लेकिन हरियाणा में जो ये ए प्रोडक्ट है वो इतना अच्छे से सेल नहीं होता। तो हरियाणा स्टेट वाले लोग क्या करते हैं कि अपना जो ये प्रोडक्ट है ये हर यूपी की मार्केट में लेके आते हैं उसे बेचने के लिए, ठीक है। यूपी की मार्केट में गई है बेचने के लिए। देखो अगर यूपी की स्टेट के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा यूपी और हरियाणा की स्टेट के बीच में, तो ये क्या करेगी, यूपी वाली स्टेट इसके प्रोडक्ट पर, मतलब हरियाणा के ए प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देगी। अच्छा, और जब इस पर टैक्स लग जाएगा, ज़्यादा टैक्स इस पर लग जाएगा, तो जो हरियाणा के प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। और जबकि जो दोनों के प्रोडक्ट हैं यूपी और हरियाणा, दोनों ए प्रोडक्ट है, सेम ही प्रोडक्ट है, जबकि एक की वैल्यू बढ़ गई, एक की वैल्यू घट गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो उनके ट्रेड में भी अच्छे रिलेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब जो हरियाणा का प्रोडक्ट होगा ए, वो यहाँ पे ज़्यादा दाम में बिकेगा, तो ऐसा हरियाणा करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए वो खुद चाहेगा कि वो क्या करे, अपने बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के रखे, जिससे कि उस पर ट्रेड में भी उसे प्रॉफिट ही हो, ठीक है, ये चीज़ है। अब एक एक करके हम इन सभी प्रोविजन को देखते हैं डिटेल में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, मतलब कि आपस में जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स पानी को लेकर लड़ाई जो होती है उसके क्या करें, ठीक है। पानी को जो लेकर जो लड़ाइयाँ होती हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, जो अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हुई अच्छी तरह से, ठीक है, तो उसका हम क्या करें। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वेयर एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट, देखो ये क्या बोल रहा है कि जो स्टेट लिस्ट में 17 पॉइंट है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था ना 7 शेड्यूल के अंदर क्या है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसका 17 पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है कि डील्स विद वाटर डिस्प्यूट, दैट इज वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट एंड वाटर स्टोरेज एंड हाइड्रो पावर, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में बताता है कि भैया स्टेट्स में कैसे कैसे पानी को लेकर डील होगी, मतलब कि पानी का ज़्यादा सिस्टम, वो सारा का सारा 17 पॉइंट आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे शेड्यूल में, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट की पॉइंट इन 17 में, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा पॉइंट है हमारा एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट, और यही चीज़ हमारे यूनियन लिस्ट में 56 पॉइंट पे लिखी हुई है। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू द एक्सपीडेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर पानी को लेकर कुछ भी लड़ाई है, ठीक है, अगर पानी को लेकर कुछ भी लड़ाई है तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा, यूनियन लिस्ट मतलब कि सेंटर के अंदर आएगा टॉपिक वो, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर दो आर्टिकल में दे रखे हैं, देखो क्या है, आर्टिकल 262, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशंस ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ये बोलता है कि इस पे जो जजमेंट देगा, आर्टिकल 262 हमें बताता है कि वाटर डिस्प्यूट, अगर पानी को लेकर कोई भी मामला है किसी भी स्टेट्स के बीच में, तो उस पर जजमेंट कौन देगा, ठीक है, उस पर जजमेंट कौन देगा, ये हमें आर्टिकल 262 बताता है। अच्छा, अब देखो आगे देखते हैं। नोट, वो सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स है अगर, ठीक है, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स है, कोई झगड़ा है किसी बात को लेकर, कहा सुनी है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे फेडरल डिस्प्यूट्स। और स्टेट्स को लेकर भी अगर कोई झगड़ा है आपस में स्टेट में झगड़ा है या फिर सेंटर के साथ स्टेट का झगड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है भैया, फेडरल डिस्प्यूट्स है। फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है, अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट के बीच में कोई भी किसी बात को लेकर कोई भी कहा सुनी जाती है या फिर मनमुटाव हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स है भाई, ठीक है। कम्स अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131, ठीक है। तो आप अगर ये होता है, ठीक है, क्या होता है, सेंटर स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, कोई भी, वाटर को छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, वाटर नहीं ले रहे, वाटर को छोड़ के कोई दूसरा डिस्प्यूट होता है, किसी और बात को लेकर कहा सुनी होती है, तो आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है, कोई सी भी स्टेट या फिर सेंटर खुद सुप्रीम कोर्ट पर जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ये चीज़ है।
बट अगर हम बात करें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, भैया अगर स्टेट स्टेट में पानी को लेकर लड़ाई हो जाए तब भी हम क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे? नहीं, तब आप अगर पानी को लेकर लड़ाई है तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाओगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकते। देखो कैसे बताता हूँ। कम्स अंडर आर्टिकल 262 विच गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्लियामेंट। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी अलग डिस्प्यूट्स है, मतलब कि पानी को छोड़ दो, पानी की लड़ाई से कोई अलग भी, भाई कि किसी राज्य ने सड़क को लेकर कोई मामला हो गया, या फिर कि भाई इतना राज्य हमारा था और उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया अपना राज्य, अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट है तो आप जाओ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपकी वहाँ पे बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर पानी को लेकर लड़ाई है, नदी को लेकर कुछ लड़ाई है, डैम को लेकर कुछ लड़ाई है, ठीक है, तब आपकी जो प्रॉब्लम है उसे कौन सुनेगा? उसे पार्लियामेंट सुनेगी। कौन सुनेगी? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, अब संसद क्या सुनेगी? खुद आएगी क्या? नहीं, वो क्या करेगी? वो कमीशन बनाएगी, ट्राइबल बनाएगी। अब देखो ट्राइबल्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। देखो आर्टिकल 262 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि पार्टिकल may by law provide for the adjudications of any disputes or complaint with respect to the use, distribution or control of waters of any interstate river। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कभी भी पानी को लेकर लड़ाई होती है तो उसमें जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो न्याय करेगा। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन मतलब कि जजमेंट प्रोवाइड करेगा कि हाँ भैया क्या करना है। ऑफ एनी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स रिस्पेक्ट टू द यूज़, कि किस तरह से पानी का इस्तेमाल करना है, या फिर किस तरह से पानी का बंटवारा होगा, या फिर पानी को कंट्रोल किस तरह से करना है। ठीक है, अगर इन चीज़ के ऊपर लेके कोई झगड़ा है तो इसके ऊपर हमारा पार्लियामेंट ही बताएगा क्या डिसीजन लेना है और वो डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 262 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such disputes or complaint। देखो ये क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट ना तो दैट नाइदर, ठीक है, खाली पार्लियामेंट के पास ये लॉ है, मतलब कि ताकत है कि वो वाटर डिस्प्यूट पे अपनी जुरिडिक्शन दे, ना ही तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई अदर कोर्ट, मतलब कि ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट, और ये बोल सकते हो कि ना ही किसी स्टेट्स की हाई कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते आप अपने स्टेट की, ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा सकते हो। आपको डायरेक्टली जाना है पार्लियामेंट के पास। इसके ऊपर कार्रवाई खाली पार्लियामेंट ही करेगी। ठीक है, कोई भी उसके अलावा, पार्लियामेंट के अलावा इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं दे सकता। मतलब कि फर्स्ट फेज में अगर कोई पार्लियामेंट का आपको अच्छा नहीं लगता तब आप जा सकते हो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास कि उन्होंने ऐसी जजमेंट दी थी लेकिन ये इनफेयर है, हमें इसका रिव्यू चाहिए, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पार्लियामेंट के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट मेड 2 लॉज। आर्टिकल 262 के अंदर पार्लियामेंट ने 2 लॉज बनाए हैं। अब देखो इन 2 लॉज में क्या बोला। सबसे पहला लॉ इन्होंने बनाया कि रिवर बोर्ड्स एक्ट। ठीक है, सबसे पहले एक एक्ट लेके आए, रिवर बोर्ड एक्ट। कब लेके आए? 1956 में। अभी देखो आज़ादी के कितने साल हुए? आज़ादी के पास यहाँ पे अभी 9 ही साल हुए, और 9 साल में देखो पहला केस आ गया। ठीक है, पानी को लेकर है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड बाय द कंट्रोल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर द रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर रिवर को लेकर कोई झगड़ा है कि भैया इस नदी के किनारे तो इसका नदी का पानी हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरी स्टेट बोल रही है कि नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऐसा होता है कि जो नीचे वाली स्टेट है उस नदी का पानी नीचे वाली स्टेट के पास पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही खत्म हो जाता है क्योंकि उससे ऊपर वाली जो स्टेट है उस नदी का पानी इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, तो इसको लेकर झगड़े होते हैं बहुत। ठीक है, अगर इस तरह कोई झगड़ा है तो आपको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास, और इसलिए ये रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में लेके आए थे। ठीक है, कि रिजॉल्व कर सके। अच्छा, फिर दूसरा क्या एक्ट था? इंटर स्टेट्स रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला था। अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप एड हॉक ट्राइब्यूनल फॉर एजुकेशन ऑफ द रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन द 2 और मोर स्टेट। देखो क्या होता है, इसमें बोल रहे हैं कि दूसरा एक्ट ये लेके आई थी गवर्नमेंट इसलिए कि क्या होता है कि अगर रिवर का पानी क्या हो रहा है, रिवर के पानी के ऊपर कभी डिस्प्यूट्स होता है 2 स्टेट्स के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट्स है तो क्या करे कि जो हमारी पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या करा, एक एडहॉक ट्राइब्यूनल कम्युनिटी बनाई। मतलब कि एडहॉक मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो पानी के लिए, पानी के डिस्प्यूट्स के लेके ये हो गया एक स्पेसिफिक पर्पस, तो पानी के डिस्प्यूट्स को लेकर एक ट्राइब्यूनल बनाया। ट्राइब्यूनल मतलब एक कमेटी समझ लो, छोटे से ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। ठीक है,
तो ट्राइब्यूनल बनाया फॉर द एडजुडिकेशन, कि भैया ये ट्राइब्यूनल आपको बताएगा कि क्या करना है। अब देखो ये ट्राइब्यूनल जो है ना, ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की इन्हें पढ़ाई होती है, मतलब कि अगर ये वाटर डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं तो इन्हें वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में सारी नॉलेज होगी, कैसे कैसे क्या, ठीक है। मतलब कि ये क्या, ये बोल सकते हो कि ये इस बैकग्राउंड में इन्हें मास्टरी हासिल है, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि एक जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इसकी कमेटी बनती है। तो ऐसा ही हमारा बना एडहॉक कम्युनिटी फॉर ट्राइबल वाटर डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने संगठित करी ट्राइबल ग्रुप्स, एडहॉक ट्राइबल ग्रुप्स। अगर पानी को लेकर कोई भी स्टेट्स को कोई प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट के पास जाए, तो पार्लियामेंट आपको असाइन कर देगी एडहॉक वाटर डिस्प्यूट्स, वो आपको जजमेंट प्रोवाइड करेगी, हाँ ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। देखो एडजुडिकेशन ऑफ वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। अब देखो ट्राइबल इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन सेंटर इज ऑफ ओपिनियन दैट ट्रिब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कैन नॉट बी सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशन। देखो क्या होता है कि अगर आप पार्लियामेंट के पास गए, एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, एक स्टेट है एक्स और एक स्टेट है वाई, ठीक है। अब इन दोनों को बीच में क्या हुआ, पानी को लेकर झगड़ा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों जाएंगे पार्लियामेंट के पास, ठीक है जी। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, इन दोनों को शांत कराने की कोशिश करेगी, इन दोनों का मतलब कि समझौता कराने की कोशिश करेगी, भैया इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप इस पानी इस्तेमाल कर लो, या फिर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप पानी इस्तेमाल कर लो, ठीक है। या फिर दोनों मिलजुल के कर लो भाई आपस में, ठीक है। अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते, ठीक है, और फिर पार्लियामेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब जाके जो पार्लियामेंट है वो बनाती है एक ट्राइबल बनाती है, तब जाके खाली तभी जाके एक ट्राइबल बनाएगा, पहले समझाने की कोशिश करेगी पार्लियामेंट, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं मानते तब जाके एक ट्राइबल बनेगा, वही एडहॉक ट्राइबल वाटर डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। और इट एक्सक्लूड्स इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, ठीक है। और अब ये जो ट्राइबल है वो पहले चेक करेगा, पढ़ाई करेगा, देखेगा भाई हाँ क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, छानबीन करेगा, उसके बाद अपनी जजमेंट देगा। और जो ये जजमेंट देगा, ठीक है, जो ये जजमेंट देगा उसको, जो इसकी जजमेंट है, ट्राइबल ग्रुप की जो जजमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख सकती, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती, मतलब कि उस रिव्यू में नहीं ले सकती कि हाँ भैया ये जो तुमने जो जजमेंट दी ना ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकती सुप्रीम कोर्ट, और ना ही कोई अदर कोर्ट ऐसा बोल सकती है। इट एक्सक्लूड दैट इंटर वाटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि भैया ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, फिर जो इसने जजमेंट दे दी वो ठीक है, वो फाइनल है, ठीक है, और ना ही किसी और कोर्ट में जाएगा, ठीक है। डिसीजन ऑफ ट्राइबल इज द फाइनल, वही है कि जो ट्राइबल ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, वही मानना पड़ेगा दोनों राज्यों को, तीनों राज्यों को जिसके बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स, और जिन दो पार्टीज के बीच में लड़ाई चल रही है ना, उन दोनों पार्टी को मानना पड़ेगा कि हाँ भैया जिसने ये डिसीजन दे दिया ट्राइबल ने वो फाइनल है, वो बाइंडिंग है, वो मानना ही पड़ेगा, चाहे हंस के मानो चाहे रो के मानो, ठीक है। अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन द अवार्ड और फॉर्मूला गिवन बाय द ट्राइबल बट इट कैन क्वेश्चन द वर्किंग ऑफ द ट्राइबल। देखो सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं पूछ सकती उससे, किससे, ट्राइबल ग्रुप से, कि आपने किसको क्या दिया है, ठीक है, किसको क्या दिया है, या फिर आपने क्या तरीका इस्तेमाल करा है इसको, मतलब कि इनकी जो वाटर डिस्प्यूट है इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, किस तरह से काम करा है, ठीक है, नहीं ये नहीं पूछ सकती। लेकिन वो ये पूछ सकती है कि हाँ भैया आपने जो ये काम निकाला किस तरह से करा आपने, ठीक है, थोड़ा हमें भी आइडिया दे दो यार। उनके किस तरह से बंटवारा करा वो नहीं पूछ सकती, लेकिन किस तरह से काम करा आपने, हाँ कैसे आपने अपना काम करवाया, वो चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। अब देखो एक्टिव ट्राइब्यूनल्स, मतलब कि जो आज के टाइम पे भी एक्टिव है, ठीक है, आज के टाइम पे भी एक्टिव है, वही वाटर के लिए डिस्प्यूट्स मैंने बोला ना अभी तक चल रहे हैं वो, तो कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं वाटर को लेकर जो अभी तक चल रहे हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना और कर्नाटका। देखो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइबल सेकंड, ठीक है, कृष्णा किसको लेकर, कृष्णा वाटर को लेकर, कृष्णा नदी का जो पानी है उसको लेकर। अच्छा दूसरा डिस्प्यूट ओडिशा स्टेट के बीच में और छत्तीसगढ़ स्टेट के बीच में चल रहा है। अच्छा किसको लेकर, महानदी को लेकर, महानदी का जो पानी है, रिवर का जो पानी है उसको लेकर। अच्छा दूसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटका और गोवा, इसमें 3 स्टेट के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। कौन सी स्टेट को लेकर, कौन सी नदी को लेकर, यह है महादई को लेकर, महादई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये जीएमके वगैरह जो दे रखे हैं ना, ये नाम है इसके, ट्राइब्यूनल के नाम है, ट्राइब्यूनल मतलब उस ग्रुप का नाम है, ठीक है। अच्छा और आंध्रा और ओडिशा को लेकर एक लड़ाई चल रही है वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर, वो कौन कौन सी है देखो, वो है
वस वसुधारा वाटर डिस्प्यूट्स, वसुधारा वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। और देखो एक और डिस्प्यूट है जो अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है, वो कौन सा है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के लेकर, इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही है पानी को लेकर। किसके बीच में? रावी और बीस को लेकर, ठीक है। रावी और बीस नदी को लेकर पानी के बीच में लड़ाई चल रही है इन तीनों स्टेट के बीच में। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनमें अभी भी एक्टिव है, मतलब कि जिनके ऊपर अभी भी ट्राइब्यूनल ग्रुप बना रखा, लेकिन अभी भी कोई जजमेंट नहीं आई है इनके ऊपर, ठीक है। इनके लिए ट्राइब्यूनल ग्रुप बन रखे हैं लेकिन जजमेंट नहीं आई है अभी तक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप थे, इसे आप अपने मेंस आंसर में डाल सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इश्यूज विद इंटरस्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। इंटरस्टेट इश्यूज विद इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल्स, कि भाई साहब की ट्राइब्यूनल्स को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है, इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। देखो प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग एंड डिलेज, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो भी चीज़ होती है उसमें कुछ क्या होता है, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, मतलब कि कुछ एडवांटेज होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब देखो जो हमने ट्राइब्यूनल ग्रुप तो बनाया, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस वाटर डिस्प्यूट्स के लिए बनाया, ठीक है। तो इसकी तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी, ठीक है, हाँ, इसने बहुत सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दिया, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं। देखो क्या क्या खामियां वो देखते हैं। प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीडिंग्स एंड डिलेज इन डिस्प्यूट्स एजुकेशन। देखो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि क्या करता है भाई, इसकी जो प्रोसीडिंग है ना वो बहुत ही लंबी चलती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है, और ये डिले करता रहता है डिस्प्यूट में, जजमेंट देने में डिले करता रहता है कि भैया अब नहीं, आगे दूंगा, आगे बताऊंगा, तो डिले करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990 गेव इट्स अवार्ड इन 2007। देखो 1990 का डिस्प्यूट था ये पानी का, ठीक है, कावेरी का वाटर डिस्प्यूट तो था, 1990 में बनी थी ट्राइबल, और इसने अपना डिसीजन कब दिया? 2007 में, मतलब कि 17 साल बाद जाके इसने अपना डिसीजन दिया। देखो कितना टाइम लगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिले करती है अपने जजमेंट को लेकर। एक तो ये है, ऑल्दो द अवार्ड गिवन बाय द ट्राइब्यूनल इज फाइनल एंड द बिलोंग्ड एंड बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि हालांकि जो भी ट्राइब्यूनल ने जो फाइनल डिसीजन दे दिया अपना, वो जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है, मतलब कि जुरिडिक्शन के पीछे है, मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसे लेकर कि भैया इन्होंने देखो ऐसा जजमेंट दिया और ये हमारे खिलाफ है, ऐसा करके नहीं जा सकते आप, ठीक है। लेकिन द स्टेट्स और इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल, लेकिन स्टेट वाले या फिर उस स्टेट में रहने वाले लोग इंडिविजुअली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, ठीक है। अब 136 आर्टिकल क्या बोलता है? ये बोलता है स्पेशल लीव पिटिशंस, ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन को लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और आर्टिकल 32 के तहत बाय लिंकिंग द डिस्प्यूट्स विद द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21, ठीक है। अब देखो जो ये वाटर है, वाटर डिस्प्यूट जो है ये क्या है भाई, ये तो लिविंग का एक पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिकल 32 में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 32 क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट्स है। इसमें क्या होता है? ये होता है हमारा राइट टू लाइफ, कि भैया जो चीज़ हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ना वो हमसे ना छीनो, ठीक है। तो इसके अंदर इसके तहत जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस स्टेट के लोग या फिर स्टेट्स खुद, ठीक है। और द ट्राइबल नॉट मल्टी डिसिप्लिनरी कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स ओनली फ्रॉम द जुडिशरी, देखो मतलब कि जुडिशरी कि अब जो ट्राइबल है वो हर किसी को अलग तो बता नहीं सकता, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ पर्सन ओनली फ्रॉम द जुडिशरी, तो ये जा सकते हैं। और उसके फिर क्या होगा कि दोबारा से जजमेंट शुरू होगी। अब देखो कितना टाइम लग गया, पहले ही खुद 17 साल बाद जजमेंट दी, फाइनल जजमेंट ट्राइबल ने, लेकिन फिर लोगों अगर पसंद नहीं आई तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट भाग जाएंगे उसे लेकर, किसके अंदर? आर्टिकल 136 और 32 के अंदर, ठीक है, राइट टू लाइफ और इंडिविजुअल अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन के अंदर, ठीक है, भाग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में लेकर, दोबारा उस पर कार्रवाई होगी, दोबारा जजमेंट चलेगी, ठीक है। नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द ट्राइबल एंड द सुप्रीम कोर्ट बेंच, और जब भी जो डिसीजन आएगा उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम है। कुल मिला के बात ये है कि वेस्ट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अथॉरिटेटिव वाटर डाटा लीडिंग टू डिफिकल्टी इन सेटिंग अप द बेस लाइन ऑफ एडजुडिकेशन। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो डाटा है, मतलब कि अब देखो एग्जाम्पल देता हूँ। अब जो गवर्नमेंट होती है ना वो डाटा रखती है कि हाँ भैया, कि अपने एक अंदाज़ा लगा के रखती है कि इस साल इतनी बारिश होगी या फिर इस साल इतनी बारिश होनी चाहिए, तब जाके हमारी जो पानी की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो हमारा वेदर है भाई वो
वो तो नेचर है, वो डिपेंड थोड़ी करता है कि आपने जो समझा है या फिर जो आपने जजमेंट करी है वो बिल्कुल सही जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा भी होता है कि भैया आपने जजमेंट करी थी कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि फिर बारिश ही नहीं हो रही, लेकिन उस टाइम पर आके अच्छा जब बारिश नहीं हो रही तो आपका जो डाटा था वो तो ख़राब हो गया, उसको तो लेकर कोई वही नहीं रहा। ठीक है, तो यही बात है कि क्या होता है कि लैक ऑफ डाटा की बहुत ज़्यादा कमी है, कि जो आप डाटा बनाते हो उसके हिसाब से काम नहीं होता। कभी कभी इतनी तेज़ बारिश आती है कि बाढ़ आ जाती है बिल्कुल, ठीक है, इतना सारा पानी कि पूरा पूरा गाँव में बह जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं पड़ती, इतना सूखा पड़ जाता है। तो लैक ऑफ डाटा है, ठीक है। और अथॉरिटेटिव वाटर डाटा लीडिंग द डिफिकल्टी इन सेटिंग अप द बेस लाइन एंड एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जजमेंट देने में दिक्कत आती है, ठीक है। और देखो तीसरा पॉइंट क्या है, ट्राइब्यूनल अप्रोच एड्स एक्सटेंडेड लिटिगेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक्सटेंडेड लिटिगेशंस मतलब कि जो ये आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, अभी क्या है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखो कैसे, सबसे पहले तो जो जजमेंट दिया ट्राइबल ने, सबसे पहले गई ये पार्लियामेंट के पास, ठीक है, पार्लियामेंट ने बनाए भाई, पार्लियामेंट ने बोल दिया आप ट्राइब्यूनल के पास जाओ, ट्राइब्यूनल के पास पहुंच गए जी। जब ट्राइब्यूनल ने अपनी जजमेंट दी, वो दी इन्होंने 17 साल बाद, ठीक है जी, 17 साल बाद इन्होंने जजमेंट दी। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आई, उसके बाद भी अगर वो जजमेंट आपको समझ नहीं आई, तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो यही है कि लिटिगेशन पॉलिटिशियन, इसमें पॉलिटिक्स कि अपना जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं ना, उसमें अपना फ़ायदा उठाते हैं कि भैया अगर मुझे तुम ये बना दोगे, अगर मुझे तुम क्या करा दोगे, मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे करा दूंगा, यहाँ का तुम्हें पानी दिला दूंगा, ये करा दूंगा। तो उसमें ये लोग फ़ायदा उठाते हैं अपना पॉलिटिकल्स लोग, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि नेक्सस बिटवीन द वाटर एंड द पॉलिटिक्स। और शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, वाटर और पॉलिटिक्स के बीच में कनेक्शन है। अगर आप साउथ की तरफ चले जाओ ना, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा है, नॉर्थ साइड में फिर भी नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे इंडिया में, तो आपको पता चल जाएगा कि पानी की कितनी दिक्कत है। और वहाँ पे पॉलिटिक्स और वाटर का जो कनेक्शन है वो ऐसा है बिल्कुल बाई बाई जैसा, ठीक है। तो वोट के चक्कर में वो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं पानी के चक्कर में, ठीक है। द डिस्प्यूट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड इनटू टर्म्स ऑफ वोट बुक पॉलिटिक्स, ठीक है। और यही कहने की बात यह है कि जो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, पानी का जहाँ सा दे देकर अपनी रोटियां सेकते हैं बस, ठीक है, दैट्स इट। अब आगे देखते हैं। देखो अब आती है इंटरस्टेट काउंसिल्स। ठीक है, ये क्या है हमारा दूसरा पोजीशन है। अच्छा, इंटरस्टेट काउंसिल मतलब, देखो काउंसिल मतलब कि बैठक, ग्रुप ऑफ पीपल्स या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स। देखो इंटरस्टेट काउंसिल का मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स आ रही हैं और आपस में बैठ के मीटिंग कर रही है, उसके प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रही है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो इससे क्या हुआ, अच्छा ही होगा ना भाई। जब काउंसिल बन रही है, उस मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, सॉल्व करने की बात हो रही है, तो काउंसिल बनाई गई कि हाँ भैया अगर काउंसिल बनेगी तो आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो सॉल्व करने का कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए काउंसिल बनाई गई, ठीक है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमेटी 1966, ठीक है, ये बनाई गई। फिर राजमन्नार कमेटी बनाई गई, ये मैंने पढ़ाया था आपको, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। सरकारिया कमीशन भी पढ़ा दी, ये मैंने सारे आपको बता रखा है, ठीक है। सरकारिया कमीशन ने कितनी रिकमेंडेशन दी, 247 इसने रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से 180 गवर्नमेंट ने मान ली थी, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट फाइनली एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन 1983 में, ठीक है। देखो बनी कब थी, 1983 में बनी थी। 1983 में इसने जजमेंट जो दी थी, वो दी थी, रिकमेंडेशन दी थी 247, जिसमें से 180 गवर्नमेंट ने मान ली थी, ठीक है। ऑल ऑफ देम गेव अ रिकमेंडेशंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरस्टेट काउंसिल। अच्छा, अब ये इंटरस्टेट जो काउंसिल्स हैं, हमने क्या देखा था कि जो लास्ट चैप्टर में जितने भी हमने कमीशंस पढ़ी, उन सब ने रिकमेंडेशन दी थी कि भैया राजमन्ना कि आप क्या बनाओ, आप इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ। ARC कमीशन ने भी यही बोला था, राजमन्नार कमेटी ने भी यही बोला, सरकारिया कमीशन ने भी बोला था, ठीक है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या करा कि कमीशन बना दी, ठीक है। पुंची कमीशन ने भी यही बोला था, ठीक है, 2007 में। ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जितने भी हमने लास्ट चैप्टर में कमीशंस पढ़ी थी ना, सबने एक पॉइंट तो जरूर बोला था कि भैया आप क्या करो, इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ, ठीक है। तो तब जाके गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट काउंसिल बनाई, ठीक है। फाइनली एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, ठीक है, 1983 में इसे मान लिया गया और इंटरस्टेट काउंसिल बना दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, आर्टिकल 263 देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल ऑफ टू अफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर स्टेट्स। देखो अब जो ये इंटरस्टेट काउंसिल्स है, आर्टिकल 263 के अंदर गवर्नमेंट ने
इंटर स्टेट काउंसिल बनाई। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल स्टेट्स के बीच का या फिर दो स्टेट्स के बीच का या फिर बहुत सारे स्टेट्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगा। और जब कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगा तो भैया कोई सा भी डिस्प्यूट हो, खाली भी वाटर का नहीं, फिर कोई सा भी डिस्प्यूट हो आपस में मिलकर सब कुछ मिल बांट के आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। एम क्या था देखो इसका, किस लिए बनाई गई थी, क्या एम था, प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन, वही मैंने जो बोला कि कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए बिटवीन देम बाय एग्जामिंग डिस्कसिंग एंड डिलाइबरेटिंग ऑन सच इश्यूज, कि भैया जो बीच बीच में जब मनमुटाव वाली जो बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक उठ जाते हैं, तो उसको क्या करें, एग्जामिन करें, उसको डिस्कस करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, डिलाइबरेट करें। ठीक है, अच्छा ये एम था हमारे इंटरस्टेट काउंसिल्स का। अच्छा अब देखो प्रेसिडेंट कैन, अब बनती कैसे है ये, इंटरस्टेट काउंसिल बना तो दी आर्टिकल 263 के अंदर, लेकिन कैसे, किसने बनाई, देखो प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब जो प्रेसिडेंट सर हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू आज के टाइम में हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, ये ऑर्डिनेंस पास करेंगे कि इंटरस्टेट काउंसिल बना दो आप। ठीक है, तो हाथों हाथ बन जाएगी इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के लिए। ठीक है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, जनहित के लिए। ही डिफाइंस द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय सच अ काउंसिल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स। वो बता देते कि हाँ भैया देखो कौन कौन सी स्टेट होंगी इसमें और कौन कौन से स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है उसे चल रहा है, तो वो सारी स्टेट्स को कलेक्शन करके बना देंगे, बता देंगे कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, उनका काम बता देंगी और कैसे कैसे बनेगी प्रोसीजर पूरा बता देगी। कौन बताएंगे, हमारे प्रेसिडेंट सर या फिर प्रेसिडेंट साहिबा। ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है, इंटर स्टेट काउंसिल्स का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, कैसे काम करती है ये देखते हैं। रिकमेंडेटरी बॉडी, पहली बात तो ये क्या है, रिकमेंडेटरी बॉडी, ये खाली सजेशन प्रोवाइड करेगी, सर हमने ये मिल के बात कर ली, अब आप ना देखो हमने ये पॉइंट फाइनल करें, आप इस पे जरा देख लो और हमें बता दो कि अगर ये चल जाएंगे तो बता दो हमें। ठीक है, मतलब कि हमने ये पॉइंट डिस्कस करे हैं, ये हमने फाइनल कर दिया, आप ऐसा कर दो हमारे लिए। ठीक है, तो ये क्या है, रिकमेंडिंग बॉडी है, ये आपस में पॉइंट्स बना लेंगी, फाइनलाइज कर लेंगी कि हाँ भैया ऐसे ऐसे काम हो जाएगा हमारा, हम सारी की स्टार्ट जितने भी स्टेट्स हैं, हम जिसके भी डिस्प्यूट चल रहा है, हम ऐसे करके इन्हें रिजॉल्व कर लेंगे इश्यूज़ को। ठीक है, वो रिकमेंड करेंगी खाली ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू द इंटरस्टेट एंड सेंटर स्टेट एंड द सेंटर यूनियन टेरिटरीज रिलेशंस। ठीक है, ये रिकमेंडिंग बॉडी है, खाली रिकमेंडेशन देती हैं। अब देखो उनका काम क्या है, ड्यूटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सच सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट्स और सेंटर हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। ये करती हैं कि या फिर कोई स्टेट्स या फिर सेंट्रल स्टेट्स, दो स्टेट ले लो कोई भी, या फिर सेंटर और स्टेट ले लो। ठीक है, इनके बीच में कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें ये दोनों इंटरेस्टेड है, दोनों स्टेट इंटरेस्टेड है या फिर सेंट्रल स्टेट दोनों इंटरेस्टेड है, तो इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि उसके उस टॉपिक के ऊपर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इस झगड़े को खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, उस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा। ठीक है, और भाई इंटरस्टेट काउंसिल का काम है बस उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और रिकमेंड करते हैं देखो ऐसे ऐसे बात है, ऐसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, किसको रिकमेंड करेगा, पार्लियामेंट को रिकमेंड कर देगा। अच्छा, मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट्स फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड एक्शन ऑन इट। देखो अब जो भी ये रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, वो किसके ऊपर होनी चाहिए, किस बेसिस पे होनी चाहिए कि भैया जो भी रिकमेंडेशन देगा उससे कहीं उल्टा बढ़ ना जाए, कि उनके बीच का जो लड़ाई है वो बढ़ ना जाए, ऐसे रिकमेंडेशन ना दे। ठीक है, वो किस बेसिस पे रिकमेंडेशन दे कि भैया जो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन है वो और अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, बंदा एकदम भाई भाई जैसा हो जाए रिलेशन दोनों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट्स के बीच में, इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और डिलाइबरेटिंग अपॉन सच मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू स्टेट्स एज मे बी रेफर टू इट बाय चेयरमैन। देखो, या फिर कोई कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करे कि जिससे क्या हो, जनहित के लिए बहुत अच्छा काम हो। ठीक है, वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, दो स्टेट का वेलफेयर हो रहा हो, इस टॉपिक पे बात करे, ऐसे टॉपिक को क्या करे, चर्चा करे। ठीक है, उसके ऊपर रिकमेंडेशन दे। ठीक है, अच्छा, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इंटरस्टेट काउंसिल्स कैन एडवाइज एंड इंक्वायर अबाउट द डिस्प्यूट्स बट कैन नॉट एडजुडिकेट ऑन द डिस्प्यूट्स। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो क्या करती है, दो स्टेट के बीच में या फिर इंटरस्टेट काउंसिल के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में, उसे क्या करती है, इंक्वायर करती है। पहले तो इंक्वायरी करती है कि हाँ भैया, देखती है हाँ भैया देखो आपको क्या दिक्कत है, एक स्टेट से पूछेगी पहले, फिर दूसरे स्टेट से जाके पूछेगी हाँ भैया आपको क्या दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर बात करेगी। ठीक है,
और उन्हें फिर एडवाइस देगी दोनों स्टेट्स को। ये काम तो वो कर सकती है, लेकिन वो एक काम नहीं कर सकती। क्या? वो ये काम नहीं कर सकती कि वो डायरेक्टली जाके स्टेट को बोल दे देखो हमारा ये डिसीजन है आप ऐसा कर लो, ऐसा नहीं बोल सकती वो क्या है, एक रिकमेंडेशन बॉडी है, मतलब कि वो सीधा डायरेक्टली पार्लियामेंट के पास जाएगी, वहाँ जाके अपनी रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस रिकमेंडेशन को माने या फिर ना माने। ठीक है, कहने की बात ये है। अच्छा, अब देखो, जनता दल गवर्नमेंट इंडीड बाय वीपी सिंह एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990। सबसे पहले जो इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी वो बनी थी 1990। जनता दल गवर्नमेंट, जनता दल गवर्नमेंट कहाँ की पार्टी है मुझे बताना, लास्ट वीडियोस में मैंने बता रखा है कमेंट करके। ठीक है, तो वीपी सिंह जी ने सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करा था 1990 में, जो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, जनता दल गवर्नमेंट, जनता दल पार्टी से। ठीक है, तो इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।